प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा सभी सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है क्लास 10th का सबसे पहले। अभी केवल हिंदी वर्जन में ही जारी किया गया है सारे सब्जेक्ट। इसके बाद इंग्लिश वर्जन में भी जारी किया जाएगा। उसके बाद में आपके 11th 12th 9th सभी के जारी किए जाएंगे। सावधान रहें और सतर्क रहें और अच्छे तरीके से पढ़ें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 15 मिनट आपको इस पेपर को सॉल्व करने को पढ़ने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो सेक्शन ए है, पार्ट ए जो है, उसमें एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा पार्ट ए के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट बी के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। और 20 जो प्रश्न है वो ओएमआर शीट पे भरनी है, बाकी को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और साथ ही साथ सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका साइंस जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट हमने सॉल्व करा दिया है। आपका हिंदी जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा लिखित माध्यम में मिलेगा। हिंदी भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है और साथ ही साथ आपका संस्कृत जो है इसको भी कंप्लीट सॉल्व करवा दिया गया है। अब चौथा सब्जेक्ट आप इंग्लिश का देख रहे हैं जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे पैसेज दिया गया है। ये पैसेज बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा पैसेज है। इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होगा, नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वहां पर आपको सारी लिंकें मिलेंगी जिनकी आपको आवश्यकता है, जो आपके लिए तैयार की गई हैं। तो उन्हें लिंक को जरूर ओपन करके देख लेना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। पहला जो क्वेश्चन है, वी आर अनएबल टू हियर ए साउंड इफ। हम किसी ध्वनि को सुनने में असमर्थ है क्योंकि। अगर ध्वनि सबसे बहुत कम है तब हम सुनने में असमर्थ हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ध्वनि बहुत ज़्यादा है तो भी हमारे को जो है सुनने में असमर्थता महसूस होगी। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पूछा गया है, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, यानी कि दो चरम जो होते हैं ये सेम है। अलाइक मतलब जो है एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हम ऑप्शंस देखेंगे और पैसेज को हम पढ़ चुके हैं तो हमारे को पता चलेगा कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। यानी कि सेम, अलाइक मतलब एक जैसा, और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे पैसेज में भी लिखा है एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है। तो सिमिलर मतलब सेम होता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट आपको इस पैसेज में से देख के बताना है। तो इस पैसेज के अंदर जो स्लो का अपोजिट है, स्लो मतलब धीरे और रैपिड मतलब तेज, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 से 8 तक के प्रश्नों को हम उत्तर देंगे, जिसमें आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स। मैं वहाँ गया था मेरे पिता के साथ। तो अब मैं यहाँ पे गया था कि गया हूँ, और क्या आएगा ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, तो ये भी सही है। ठीक है। आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, ये भी सही है। और आई हैड गोन देयर विद माई पेरेंट्स, ये भी सही है। यानी कि मैं अपने माता पिता के साथ या अपने जो है पेरेंट्स के साथ वहाँ जाऊँगा, ये भी सही है। आई विल गो, आई वेंट मैं गया था, और आई हैड गोन मैं जा चुका हूँ, तो सारा का सारा सही है। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ऑल ए एंड बी एंड सी आर करेक्ट। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। अगर आपको नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा है तो आप क्या हैं? तो आप क्यूरियस हैं, यानी कि जिज्ञासु हैं। क्या हैं? जिज्ञासु हैं। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे क्लस्टर यानी कि जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, आगे पीछे वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स को जो है सही तरीके से हमें लिख करके सही मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो जब हम इसको मीनिंगफुल सेंटेंस को प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो होता है माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। सारे सॉल्यूशंस मैं आपको फुल दे रहा हूँ। फुल सॉल्यूशन जो है केवल इसी चैनल पे आपको यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करिए, कोई भी फुल सॉल्यूशन आपको नहीं देगा यूट्यूब के माध्यम से। हम ही आपको देते हैं। 2022 के मॉडल पेपर जरूर पढ़ लेना, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो मॉडल सेट जो है 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, उसको आप देख लेना। वो भी हमारे चैनल पर मिलेगा 2022 का। और किसी चैनल पर आपको एक आधा सब्जेक्ट मिल जाए तो मिल जाए, वो भी ना मिल पाए शायद। ठीक है। तो 2022 का तो हमने कर ही दिया है और 2023 का आप देख ही रहे हैं। तो 2023 के जो है सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हर चीज आपको प्लेलिस्ट चाहे कोई भी हो
वो सारी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है आप लोगों के लिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी है तो कमेंट आपका हमेशा रिप्लाई किया जाता है, अगर आपका कमेंट सुटेबल है तो। साथ ही साथ आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने स्कूल फ्रेंड्स, या फिर आप जो भी ग्रुप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर पे, तो हर जगह पे आपको शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चों तक ये सारे वीडियोस पहुंच पाए जिनके फुल सॉल्यूशंस आपको चाहिए। इस बार का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, बुरी तरह चेंज किया गया है। जो जो चैनल्स आपको अच्छे अच्छे चैनल्स, जो जिनके नाम मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं जिन्होंने ये 2022 का पैटर्न, ये नया आया 2022 का मॉडल पेपर इस तरह से लिख लिख करके उन्होंने तबाही मचा रखी थी, बच्चों को कंफ्यूज कर दिया था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आपको पता है जब तक बोर्ड जारी ना करे कुछ भी, तब तक आप ना माने किसी भी चैनल की बातें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड मतलब किसका जो है स्पेलिंग यहाँ पर, यानी कि वर्तनी जो है किसकी सही नहीं है। तो एब्यूंडेंस जो है, एब्यूंडेंस, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर जो है सही नहीं है, ठीक है। एब्यूंडेंस की स्पेलिंग सही नहीं है, DANCE हो जाता, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात करते हैं, ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव ड्रॉविंग गर्ल। वो कुएं में कूदा खालिस्तान, कुएं में कूदा सेव करने के लिए, किसको, डूबते हुए लड़की को। तो कहां पे कूदा वो, कुएं में, तो इनटू द बेल हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 9 से 10 तक जो क्वेश्चन हमें आंसर देने हैं, 9वां और 10वां, ये दोनों क्वेश्चंस आंसर देने हैं हमारे को इस पैसेज को पढ़ने के बाद में। तो इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं आराम से, और पढ़ने के बाद में जो इसमें 9वां क्वेश्चन पूछा गया इसको देखिए। तो यहाँ पे जो 9वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। 9वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इन एनएस पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज। तो ये यहाँ पर जो एन ए पोएम है, इसमें जो डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज किसको करते हैं, तो ये आपको बताना है। सीधा सीधा आपसे पूछा क्या गया है, कविता जो है एनी कविता में डकलिंग और फादर स्वान किसके प्रतीक हैं, मतलब सीधी सी बात ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डकलिंग्स एंड फादर स्वान जो है ये चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच का सिंबल है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां जो है, मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे क्या पूछा गया है कि मिस्टर जो कीजिंग है, मिस्टर कीजिंग ने एन को पहले के अतिरिक्त होमवर्क सौंपा था, क्यों, क्योंकि एन टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्योंकि एन जो है वो क्लास में, कक्षा में बहुत ज़्यादा अधिक बातें करती थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 11वां क्वेश्चन, 11 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस को हमें चूज करना है राइट आंसर। तो यहाँ पे जो पूछा गया आपसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मंडेला पास्ट डैश ईयर इन जेल। तो मंडेला ने खालिस्तान वर्ष जेल में बिताए, तो कितने बिताए उन्होंने, तो उन्होंने बिताए थे लगभग 27 वर्ष। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 27। इसके बाद आ जाइए, तो यहाँ पर माशियर इज ए डैश फाउंड इन कोर्स। तो यहाँ पर जो है महासीर एक खालिस्तान कोर्ज में पाया जाता है। तो क्या हुआ है, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश जो है उसको बोलते हैं मासीर, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मीठे पानी की मछली बोलते हैं, वो मासीर में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है ये देखिए, द बस कंडक्टर वाज ए डैश मैन। तो जो है बस कंडक्टर खालिस्तान व्यक्ति था या आदमी था, तो कैसा आदमी था, तो वाज ए जॉली मैन, कैसा था वो, जॉली मैन। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के ऊपर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर देखो रीड करना है आपको इस पैसेज को, और साथ ही साथ जो है आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ अमांडा वाला पैसेज आपको देखने को नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो, इस तरह से ये है, ठीक है ना। आपने देखा भी है और सुना भी है, और अच्छे तरह से, अपने नाखून मत काटो अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा, उस झुकना बंद करो और सीधे बैठो अमांडा, ठीक है ना। तो इस तरह से है ये। तो यहाँ पर हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन, तो उपरोक्त पंक्ति के कवि या वक्ता कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर, द स्पीकर इन इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा पूछा गया है, वक्ता या कवि जो है इस तरह से बोल रहा है क्योंकि, क्योंकि क्या रीज़न है उसका कि इस तरह से वो बोल रहा है,
तो हमारा आंसर आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, यानी कि जो निर्देश है वो अमांडा को बेहतर व्यवहार करने में क्या है, मदद कर सकते हैं ना। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो 16 से 20 तक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जो 16वां क्वेश्चन है, इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप टिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो ये टेम्पटेशन क्यों था, यानी कि आपको सीधा सीधा टिक्की को स्थायी अतिथि के रूप में रखना एक प्रलोभन था। प्रलोभन, टेम्पटेशन का मतलब क्या, प्रलोभन, यानी कि लालच था। क्योंकि मिसेस फम्फेरी जो है सेंड करती थी लॉट्स ऑफ ईडेबल दैट डॉक्टर एंजॉय, ठीक है ना। यानी कि मिसेस पम्फेरी क्या करती थी, वो बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें जो हैं भेजती थी जिसका आनंद डॉक्टर लेते थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अनिल टॉट हरी सिंह टू। तो अनिल ने क्या सिखाया, ये पूछा गया है सीधा सीधा। अनिल ने हरी को क्या सिखाया, तो आंसर हो जाएगा कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, यानी कि पढ़ना लिखना और संख्याएं जोड़ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज। तो जो किताब इब्राइट को उसकी माँ द्वारा उपहार में दी गई थी वो कौन सी थी, तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। कौन सी बुक थी वो, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन जो है आपको ये बताती है कि वो मटिल्डा के बारे में है, वर्णन करती है। यदि हम यहाँ पर आंसर्स जो ऑप्शंस हैं इनके ऊपर गौर करें तो हमारे को दो पहली चीज़ मिल रही है कि वो रिच तो थी नहीं, तो ये सबसे पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी डी ऑप्शन जो रिच वाला ऑप्शन है दोनों गलत हो गए। अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन कौन सा डिस्क्राइब करता है, देखो वो फैशनेबल थी, ठीक है ये बात तो सही है। एम्बिशियस थी, ये भी ठीक है, ठीक है। और मिडिल क्लास की थी, ये भी ठीक है। वो जो रिच नहीं थी तो मिडिल क्लास की थी, ये तो ठीक है। अच्छा, वो एम्बिशियस थी, ये भी ठीक है। मिडिल क्लास की थी, ये भी ठीक है। लेकिन सेटिस्फाई थी, ये गलत है। वो सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ से, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फैशनेबल, एम्बिशियस एंड मिडिल क्लास समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके हम आंसर को देंगे। ध्यान से आप पूरे वीडियो को देख लेना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, यानी कि भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि यह उसकी शादी के लिए आवश्यक था। क्योंकि यह उसकी शादी के लिए आवश्यक था। इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, ठीक है। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू दिस, ये नहीं था ऑप्शन। और हर मदर वांटेड टू, ये भी मदर नहीं चाहती थी उसकी। और एवरी बॉडी एल्स सेंट ए डॉटर टू स्कूल, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट बी में। पार्ट बी में जो है, व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इस तरह का ये पैसेज दिया गया, बहुत प्यारा और मस्त पैसेज है। इसको पढ़ने के बाद मुझे तो एक नॉलेज मिली है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का इतिहास क्या है, एक्चुअली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है क्या, ठीक है ना। तो इसका मैंने इतिहास समझ लिया इसी पैसेज से। तो इस पैसेज को अगर आप पढ़ते हो तो पूरा इतिहास समझ पाओगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला, क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो कैसे वहाँ पहुँचा। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि फ्रांस ने जो है 100 ईयर एनिवर्सरी पर, अमेरिका की जो 100वीं सालगिरह थी आज़ादी की, उसके ऊपर जो इंडिपेंडेंस, आज़ादी की 100वीं सालगिरह पर फ्रांस के द्वारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट किया गया था, ठीक है। और फ्रांस ने जो है इसको भेजा था और इसको जो है 214 बॉक्सों में बंद करके वहाँ पे, मतलब फ्रांस ने बनाया था और 214 बॉक्सों में बंद करके जो है इसको सेंड किया गया था न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क के पास में जो है एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो उन्होंने, जो फ्रेंच ने जो रेज किया था लॉट ऑफ फंड टू बिल्ड द स्टेचू, जो फ्रेंच ने जितने भी फंड जो है रेज किए थे, तो न्यूयॉर्क के पास में जो है वो फंड जो है सिक्योर वो नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में जो है लोगों से इम्प्लोर्ड मतलब होता है विनती करना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं इम्प्लोर्ड का। तो उन्होंने लोगों से विनती करके डोनेशन के द्वारा जो है मनी को जुटाया और इसको फिर जो है फाइनली 28 अक्टूबर 1986 को अमेरिकन जो है सेलिब्रेट करते हैं,
ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला स्थापना दिवस। ये सारा पैसेज में समझाया गया आपको, बस मैंने ऐसे ही आपको चलते फिरते बता दिया, समझ में आ गया होगा पैसेज। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। Whom does the Statue of Liberty represent? तो the Statue of Liberty represent 100 year anniversary of American Independence। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतिनिधित्व करता है या किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो रिप्रेजेंट करता है वो अमेरिका के आज़ादी के 100वें सालगिरह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका सिंबल है? तो अमेरिका के 100वें आज़ादी के 100वें सालगिरह का जो है प्रतिनिधित्व करता है या उसका प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब इसके बाद में और किसके द्वारा गिफ्ट किया गया था? ये फ्रांस के द्वारा अमेरिका को। इसके बाद बी पार्ट जो है व्हाट इज मीन्ड बाई अंडरलाइन पोर्शन। यहाँ पे अंडरलाइन एक पोर्शन दिया गया है, जैसे आपको हिंदियों में नहीं देता, हिंदी और संस्कृत में कि अंडरलाइन का अनुवाद करो, तो यहाँ पर भी छोटा सा अनुवाद ही पूछा है, तो आपको 2 ही नंबर में बताना है। लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 24 कैरेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। बस इसको आपको समझा देना है। तो अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट फ्रांस हैज शिफ्टेड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इनटू 214 कैरेट्स यानी कि बॉक्सेस टू न्यूयॉर्क। इसका मतलब क्या है कि फ्रांस ने जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 214 बॉक्स में बंद करके न्यूयॉर्क सिटी में भेजा। इसके बाद में सी पार्ट में हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू। तो अमेरिका ने कैसे पैसे इकट्ठे किए स्टैच्यू की स्थापना के लिए? तो अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू बाई इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशन। उन्होंने लोगों से विनती कर, डोनेशन यानी कि जो है दान करने की विनती करके जो है पैसे इकट्ठे किए। ठीक है ना, कलेक्टेड मनी। अब इसके बाद आते हैं विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड अभी मैंने बताया था, इम्प्लोर्ड मतलब होता है क्या? रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, विनती करना। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। अब राइटिंग सेक्शन में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। वो कहाँ रहता है आपका एल्डर ब्रदर? दिल्ली में रहता है। एड्रेस पूरा नहीं दिया, केवल दिल्ली दिया गया, ध्यान रखना। शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। आपको एक लेटर लिख देना है, बस सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है, आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको जब अपना एड्रेस नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आपको अपना घर का एड्रेस या आप जहाँ रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, उसका एड्रेस लिख देना है। जैसे कि मैं अपना एड्रेस अगर लिखना चाहूँ तो हाउस नंबर 125 गोरखपुर यूपी। डेट जो है जरूर डालेंगे आप। डेट जो है मैंने आज का डेट डाला, आज के एग्जाम पेपर बना रहा हूँ, तो आज जो है 12/10/2022 डालना था, 23 डाल दिया है। ठीक है, अब जो भी आप 22-23 डालो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब मैंने डेट डाल दिया। अब उसके बाद में C9 पीतमपुरा, ये क्या है? ये जो है ब्रदर का एड्रेस, कहाँ रहता है वो? दिल्ली में। तो डेट के नीचे जो हमको जिसको लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस आता है, तो दिल्ली तो लिख सकते थे लेकिन दिल्ली अधूरा लगता है, इसलिए मैंने केवल ऊपर C9 पीतमपुरा अपनी मर्जी से लिख दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, दिल्ली का, पीतमपुरा और जनार्दन नगर या कैनॉट प्लेस कोई भी, या फिर दिल्ली भी लिख सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर जब एड्रेस लिखते हैं तो जिसको भेजा जाता है उसका एड्रेस यहाँ पे आता है डेट के नीचे। ठीक है, अगर दिया हुआ हो, ना दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मेंशन किया हो तो आप उसको और भी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डियर ब्रदर लिख करके सीधा सीधा होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड वी आर ऑल फाइन हेयर। तो सबसे पहले हमने एक ही लाइन में इनको बता दिया कि भैया ये जो लेटर है ये हमने आपको लिखा है कि आप जो है अच्छे होंगे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें बता दिया। और उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि हम सब यहाँ पे ठीक हैं। ठीक है, वी ऑल आर फाइन हियर। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आशा है कि आपको ये पत्र जो है उत्तम स्वास्थ्य में मिला होगा। ठीक है, ये हिंदी समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो है हमने छोटा छोटा सा जो है बहुत छोटा करने की कोशिश की है और सिंपलेस्ट वर्ड में फटाफट एक कहते हैं ना कि कोट के रूप में लिख दिया है कि कोई शब्द नहीं बता सकता कि मैं कितना गहरा प्यार करता हूँ। ठीक है ना, डियर ब्रदर, प्रिय भाई, मेरे प्रयासों के प्रति आपने कभी खत्म ना होने वाला समर्थन और निरंतर प्रयत्न करने का जो है प्रोत्साहन दिया है। ठीक है ना, इस तरह से ये लिखा है मैंने। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपकी अनुपस्थिति जो है मुझे दुखी करती है। ठीक है, और हमने लिखा है और मैं आपको फिर से देखने का इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक है, आई मिस यू एंड लिसन। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ और सुनो, मम्मी और पापा भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो है मिस कर रहे हैं, मिस के बारे में ही कि दैट शेयर योर फीलिंग्स, है ना। तो फीलिंग्स हमने अपनी शेयर कर दी। योर लवलिंग
योर लविंगली, जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। और पार्ट में जो दूसरा आपको दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, टू योर स्कूल कंप्लेन, किसके लिए, वाटर टैंक्स की सफाई जो है नहीं हो रही है रेगुलरली, नियमित रूप से नहीं हो रही है सफाई आपके वाटर टैंक्स जो स्कूल में है उनकी, उसके लिए हेडमास्टर को जो आपको एक एप्लीकेशन लिख देनी है। टू द हेडमास्टर लोयल हाई स्कूल कानपुर, जो है मैंने कुछ भी एड्रेस डाल दिया, आप भी डाल सकते हैं अपने स्कूल का एड्रेस, इसमें एड्रेस नहीं मेंशन है। सब्जेक्ट आप जरूर लिख देंगे, वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, ये सब्जेक्ट आपको देना है। यहाँ पर दिया गया है वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, ये सब्जेक्ट है आपका, इसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट दैट द स्कूल टैंक इज नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली बिकॉज वेस्ट इज रिसीव्ड इन द वाटर फ्रॉम द स्कूल टैप। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है, आपको बताया क्या गया है कि विनम्र निवेदन है कि विद्यालय की टंकी की नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है क्योंकि विद्यालय के नल के पानी में जो है कचरा आ रहा है। और फिर आगे, और मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ, इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है विद्यालय के नल में कचरा आ रहा है और कभी कभी काला पानी निकल रहा है, ठीक है, कभी कभी काला पानी निकल रहा है और लंबे समय से इसकी सफाई नहीं हुई है, ठीक है, लंबे समय से इसकी सफाई नहीं हुई है। कुछ छात्रों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा, ठीक है, कुछ छात्रों को इसका नुकसान जो है उठाना पड़ा है। पीलिया रोग और जो है गंदा पानी से इससे कुछ को पीलिया रोग और गंदा पानी से कुछ लोगों को टाइफाइड हो गया है और उनको जो है डॉक्टर की सलाह पर साफ पानी पीने की हिदायत दी गई है। घर से डिस्पाइट, यानी कि घर से पानी लाने के बावजूद भी हमें कभी कभी स्कूल के पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, ध्यान देना यहाँ पर कि हम्बल रिक्वेस्ट टू सर दैट कीपिंग इन माइंड द हेल्थ ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर्स, यानी विद्यार्थियों और शिक्षकों और जो यहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए या स्वास्थ्य के हितों को ध्यान रखते हुए कृपया विद्यालय के टंकी की सफाई करने की कृपा करें और सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगी। योर ओबीडियंट स्टूडेंट श्रुति। अब अपना क्लास वगैरह जो भी है मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस लेटर को आप लिख सकते हैं। अगला जो पार्ट है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो आपको क्राफ्ट एग्जीबिशन जो आपके स्कूल में हुआ है उसके लिए एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, ठीक है, 80 से 100 शब्दों में। और यहाँ पर कब हुआ था, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, एग्जिबिटेड क्राफ्ट आइटम क्या थे, गैदरिंग था, ऑल अदर स्टॉल्स, ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये सारे इसमें आपको मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको ए क्राफ्ट एग्जीबिशन इन मिशन स्कूल, जो भी स्कूल का नाम आप लिखना चाहें, किसके द्वारा है, तो यहाँ पे आशा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे आप अक्टूबर, जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट डाल करके और जहाँ से आप लिख रहे हैं, जहाँ पर आपका स्कूल है जिस जिले में, वो इस जिले का नाम लिख करके फिर आप इसको स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपका क्राफ्ट वर्कशॉप, या फिर आप इसको एग्जीबिशन भी कर सकते हैं, एग्जीबिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, तो यहाँ पे आप एग्जीबिशन कर लेना क्योंकि एग्जीबिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ये आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 10/10/2022 बाय आवर स्कूल प्रिंसिपल DK मिश्रा टू प्रोवाइड लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रिएटिव माइंड्स। तो इस तरह से आपका ये जो है पैराग्राफ आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी सा पैराग्राफ मैंने लिखा है और इसको आप जब लिखेंगे तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है और आराम से इसको लिख देना है। इसमें सब कुछ मैंने लिखा है सीधा सीधा कि जो है 10/10/2022 को हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक DK मिश्रा रचनात्मक दिमाग, माइंड है ना यहाँ पर आपका, क्रिएटिव माइंड को क्या बोलते हैं, रचनात्मक जो है दिमाग बोल सकते हैं, रचनात्मक मानसिकता के लिए असीम अवसर प्रदान करने के लिए जो है ये आयोजन किया गया है। और मिस स्वप्ना सिंह जो है फ्रीलांसर हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर है, आर्टिस्ट हैं, इनको जो है हमने क्या है, ये एक प्रदर्शनी की प्राथमिक संरक्षक भी हैं और साथ ही साथ जो है ये जो है इस सेरेमनी की, इनॉग्रेशन सेरेमनी की जो है क्या है, चीफ गेस्ट भी हैं, ठीक है। इनको बुलाया गया है और इसके बाद में जो है आप बता देंगे कि
जो 23 अदर टीचर, आर्टिशियंस एंड फ्रीलांसर्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम। यहाँ पर जो है 23 अन्य शिक्षक, कारीगर और फ्रीलांसर भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। प्रतिभागियों की संख्या काफ़ी थी। यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों को जरूर मेंशन करना है इसमें, ठीक है। और प्रतिभागियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इस प्रदर्शनी में हर वर्ग के छात्र सक्रिय रूप से शामिल थे। इसके बाद हम लिख सकते हैं आभूषण जो है, गुड़िया, उसके बाद में फूल बनाने से लेकर के जो है, ठीक है ना, फूल बनाने से लेकर के जो है इसमें आपके कपड़े बांधने और कप और सिरेमिक जो है, सिरेमिक से डिज़ाइन किए गए पेंसिल शेडिंग, ग्लास पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई से लेकर के जो है टाइटल पेंटिंग, ब्लॉक डिज़ाइनिंग और बहुत सारी जो है यहाँ पर जो मतलब चीज़ें देखने को मिली थी पैशनेबल। और इसके बाद में स्टूडेंट पेंटेड म्यूरल पेंटिंग्स एंड स्टेंसिल्स पैटर्न्स ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल। और जो है छात्रों ने स्कूल की दीवारों पर जो है चित्र और स्टेंसिल्स का पैटर्न भी चित्रित किया। उन्होंने मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाई और जीवंत जो है दीवारों पर जो है अलग अलग जो है दीवारों के परिसर पे अलग अलग जो है चीज़ें हैंग किए, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप इसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना चाहें, जो स्पेलिंग्स आपको याद नहीं होती है, जो लाइन याद नहीं होती, उसको आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरा सही तरीके से लिख दिया है। आप जो एग्जीबिशन के बारे में 80 शब्दों में है तो मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है ताकि बच्चे को जो अच्छा लगता है वो पैराग्राफ इसमें से या जो लाइन चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा क्राफ्ट एग्जीबिशन। इसके बाद इसके और पार्ट में आपको एक पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर के हेल्प से जो है एक आपको आर्टिकल लिखना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पे। 80 से 100 शब्दों में ही लिखना है, या तो आप ये वाला ऊपर वाला लिखें या ये लिखें। तो इसमें ऑनलाइन शॉपिंग है, कम्युनिकेशन फॉर्म है, सोशल अटेंशन है, उसके बाद में आपका जो है आपका साइबर क्राइम है, साथ ही साथ इंटरनेट एडिक्शन है, ऑनलाइन कोर्सेज है, एंटरटेनमेंट है। तो इन सब चीज़ों को मेंशन कर देना है इसमें जब हम लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन लिख देंगे सबसे पहले। इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे कि आपका जो ऑनलाइन चीज़ है जो यानी इंटरनेट या कंप्यूटर और सर्वर जो है ये आपका कैसा है, ये बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर सर्वर एंड मोबाइल डिवाइसेज वेयर यू फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको कोई भी जानकारी मिल सकती है। इट इज़ द अर्लीस्ट मीडियम टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑन सिंपलेस्ट या इजीएस्ट, सॉरी, इट इज़ द इजीएस्ट, यानी कि ये सबसे साधारण और आसान माध्यम है जिसके द्वारा लोग जो है सोशल मीडिया के द्वारा जो है आपस में मिल सकते हैं। इट इज़ एन ओपन सोर्स फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, और ये जो है एक खुला जो है स्रोत है सीखने का। साथ ही साथ पीपल यूज़ द इंटरनेट इन वेरियस वेज, जो है लोग विभिन्न तरीकों से इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट पैरालाइज विदाउट ए गुड इंटरनेट कनेक्शन, और वर्तमान दुनिया एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के बिना लगभग अपंग है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट सम गुड साइड्स एंड सम बैड साइड्स ऑफ द इंटरनेट हेयर, और यहाँ पर जो है हम कुछ अच्छे और कुछ बुरी बातों को यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम एडवांटेजेस लिख देंगे कुछ और कुछ डिसएडवांटेजेस लिख देंगे, और एडवांटेजेस में जो पॉइंट दिए गए हैं उनको इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारा एडवांटेज में क्या हो जाएगा, इंटरनेट के लाभ क्या हो जाएंगे। इंटरनेट जो है यहाँ पर बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इज कम्युनिकेशन, बिकॉज विद गुड कम्युनिकेशन पीपल कैन स्प्रेड देयर बिजनेस एंड कैन रीच ए बिगर ऑडियंस, यानी कि इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ संचार है, क्योंकि अच्छे संचार के माध्यम से लोग जो अपने व्यवसाय को फैला सकते हैं और जो है बहुत सारे दर्शकों ऑडियंस तक यानी कि दर्शकों तक जो है पहुंच सकते हैं, ठीक है। और इससे जो है ऑनलाइन शिक्षा में भी सुधार हुआ है। इट इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन टू, पीपल कैन डू देयर क्लासेस फ्रॉम होम, इवन ए टीचर कैन प्रिपेयर हिज लेक्चर एंड upload it on internet where he can share these files with the students and the students can access them from any internet connection device from anywhere in the world। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि यहाँ तक कि शिक्षक अपना कोई भी लेक्चर जो है तैयार कर सकता है और इसे इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं, जहाँ विद्यार्थी इन फाइलों को जहाँ वह विद्यार्थियों से इन फाइलों को साझा कर सकता है, और विद्यार्थी दुनिया में कहीं से भी इंटरनेट से जुड़ करके ये जो है इस सब चीज़ों का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे कनेक्ट हो सकते हैं। पीपल कैन अरेंज जो है फंड रेजर्स और डोनेशन कैंप फॉर नीडी पीपल, और जो है
लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है अनुदान यानी कि जो है दान की व्यवस्था भी इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। पीपल कैन शॉप ऑनलाइन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ईज ऑन ईज यानी कि अच्छे बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ले सकते हैं लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से। और कंट्रोल इकोनॉमिकल इश्यूज जो है और बैंकिंग इशू भी इससे कंट्रोल हो सकते हैं। वी कैन एंटरटेन और ourselves with many videos streaming sites where we find enough movies and songs to enjoy। और हम जो है बहुत सारे गाने और मूवीज़ देख करके जो है अपने आप को जो है क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो बैड साइट्स ऑफ इंटरनेट जो है, बैड साइट्स क्या हैं इसके, तो अगर हम बात करें बैड साइट्स की तो इसमें आपके क्या क्या मिल सकते हैं कि बैड साइट्स में ये हो जाएगा इंटरनेट में कि इसका जो है आपका पर्सनल डाटा जो है ये हैक कर लिया जाता है इसमें, ठीक है ना। इंटरनेट का बुरा जो है एक पक्ष क्या है कि इससे क्राइम और दूसरे को ट्रोल करना जो है, ट्रोलिंग करना जो है ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम देयर आर सच केसेस वेयर द विक्टिम्स कमिट सुसाइड। और साइबर क्राइम यानी कि जो आपका साइबर क्राइम है इसकी वजह से कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोगों ने अपना सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पैसे वैसे निकाल दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी उल्टी सुल्टी कर दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे देयर इज़ हाउ वी कैन गैस हाउ बिग ए प्रॉब्लम इज इट। और हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर कमिट सुसाइड कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सो वी हैव टू स्टे अवे। तो हमें जो है इस तरह के क्राइम, बुलिंग, ट्रोलिंग जो इंटरनेट पे होता है उससे दूर रहना चाहिए। और योर पर्सनल डाटा कुड गेट हैक्ड एनी टाइम। और आपका जो है पर्सनल डाटा कोई भी जो है कभी भी हैक किया जा सकता है। दैट्स वाई यू नीड टू हैव प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी नॉलेज वाइल यू आर गोइंग टू यूज दैट एज एन एसेंशियल थिंग। अगर आप कोई भी ऐसी ज़रूरी चीज़ या सूचना जो है प्राप्त करना चाहते हैं इंटरनेट से तो आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज थोड़ा होनी चाहिए। इट इज़ बेटर नॉट टू प्ले ऑनलाइन गेम्स एंड मच टू अवॉइड ऑल द एडिक्टिव वेबसाइट्स। और ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप जो है ऑनलाइन गेम खेलना बंद कर दें और साथ ही साथ जो एडिक्टिव वेबसाइट्स हैं उन पर भी जाना बिल्कुल बंद कर दें। कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कुड गेट द बेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट वी वांट। हम अच्छे से अच्छा जो है इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं एंड पॉसिबल टू यूज़ इट फॉर गुड रीज़न। और जो है इसका उपयोग अच्छे के लिए ही करना संभव है और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है रिराइट द सेंटेंस बाय चेंजिंग द इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर जो है किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। तो यहाँ पे हो जाएगा किरण रिक्वेस्टेड, प्लीज का हम रिक्वेस्टेड कर देंगे हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले। इसके बाद जो है आपका चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस। तो आई नो यू वेल, तो इसका पैसिव वॉइस जब हम चेंज करेंगे तो यू आर नॉन वेल वेरी वेल बाई मी, वेरी वेल बाई मी। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। पंक्चुएट करना है, द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका देखो पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट मतलब सही तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको हम कैपिटल कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मी टू डू नॉट टच द फ्लावर्स, तो अब ये इतना ही पंक्चुएट करना है, साथ साथ में ये इन्वर्टेड कोमा में आपको बंद करना होगा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा जो है आपका ये डबल डैश में बंद करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद करना होगा। तो ये पंक्चुएट हो गया। इसके बाद जो है आपका अगला पोर्शन डी पार्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब आपको हिंदी में दिया, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सीधा से यस्टरडे मॉर्निंग आई वाज, क्योंकि कल सुबह की बात हो रही है तो यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी एट दैट टाइम a friend of mine came to visit me. We stayed together till evening. I was happy to meet my friend, but I also felt sad because I could not go to the library. तो ये हो गया इसका इंग्लिश में अनुवाद। अब आते हैं लिटरेचर सेक्शन में। जो आपका लिटरेचर सेक्शन है इसकी हम बातें करेंगे और इसके जो प्रश्न हैं इसके उत्तरों की हम बातें करेंगे। पांचवा प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पूछा गया मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। तो यहाँ पर जो है रोटी की किस्मों का उल्लेख करें जो गोवा के उत्सव में अनिवार्य हिस्सा माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं गोवा में लोकप्रिय विभिन्न प्रकार के ब्रेड होती हैं, जिसमें मीठी ब्रेड हो सकती हैं, बोल हो सकती है, बोलिना हो सकती है, सैंडविच होती है, ब्रेड की रोटियां हो सकती है, ब्रेड के बैंगल्स हो सकते हैं। मोटी रोटी और बोल के बिना मैरिज में उपहारों का अर्थ कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ।
ठीक है। और अवसर, जो भी हमारे समारोह और अवसर होते हैं वहाँ पर जो है ब्रेड की रोटियों के बिना जो है हम क्रिसमस के त्यौहार, यहाँ पे क्रिसमस के त्यौहार और अन्य त्यौहार जो है इनके बिना जो है आकर्षण खो देते हैं। और घर की महिलाएं अपनी बेटियों की शादी में सैंडविच बनाती हैं, इसलिए गोवा की परंपरा में रोटियों का यानी कि ब्रेड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से हम इसका लिख सकते हैं आंसर। आगे आते हैं इसके और पार्ट पे। अब और पार्ट जो है इसमें क्या बोला गया है, और पार्ट को देखिए। और पार्ट जो है आपको क्या बोला गया है, हु वाज एन फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट्स हर डायरी। तो यहाँ पे एन फ्रैंक कौन थी और उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा, एन फ्रैंक जो है एक यहूदी लड़की थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों से बचने के लिए छिपी हुई थी, और उसके पिता ने 13वें जन्मदिन पर उसको एक डायरी गिफ्ट की थी जिसे वो किटी का नाम से बुलाती थी। वह अपना अनुभव जो है एक डायरी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से साझा करती है। वह अपनी ऊर्जा को जो है लेखन में लगाती है, और साथ ही साथ इसमें जो है राजनीति और साहित्य का ज्ञान जो है इसमें लिखती है। और उसकी मृत्यु के बाद वह डायरी जो है प्रसिद्ध हो जाती है। और उसने जो है ये डायरी जो है ये कहाँ लिखी थी, तो फ्रीस, यहाँ पे देखो, सी हाइड्स इन द सीक्रेट एनेक्स ऑफ द पिंसिगर्च ऑफ 263 इन द आर्मस्ट्रंग विद द 7 अदर पीपल। वो 7 लोगों के साथ में जो है 263 पर जो आपका प्रीसेंग्राच जो है उसमें एमसडन में उसमें छिपी हुई थी, वहाँ पे 7 लोगों के साथ। और वहाँ पर वो 2 साल तक रही और वहाँ पर जो है अपनी डायरी में सारे अनुभव को उसने लिखा। इसके बाद जो है अगला बी पार्ट, हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर हिज बस टिकट। तो वाली ने बस टिकट के लिए पैसे कैसे बचाए। तो यहाँ पर जो है, इट वॉज नॉट ए वेरी easy job for an 8 year old girl like वाली टू सेव 60 पैसे। मतलब यहाँ पर जो है बाली जैसी 8 साल की लड़की के लिए 60 पैसे बचाना कोई आसान काम नहीं था। इट वॉज द फेयर ऑफ बोथ द वेज। और ये क्या था, ये दोनों तरफ का किराया था बाली का, दोनों तरफ के रास्ते का किराया था। बाली यहाँ पर छुआ, बाली थ्रिफली सेव एवरी कॉइन दैट केम टू हर। और जो उसके पास, बाली के पास जो भी मतलब आता था, जो भी उसके पास आता था उस पैसे को जो है वो क्या करती थी, बचाती थी। सी रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग पिपरमिंट्स टॉयज एंड बलून्स। और उसने जो है अपने जो पुदीना खरीदती थी, खिलौने खरीदते थे, गुब्बारे खरीदते थे, उसका जो है बिल्कुल टेम्पटेशन यानी कि जो है उसकी इच्छा का जो है बिल्कुल भी जो है विरोध कर लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया अपने आप को। और सी स्टिफल्ड हर स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ हैविंग ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड। और जो है उसने जो है मेरी गो राउंड पर सवारी करने के लिए उसने अपनी प्रबल जो इच्छा को जो है उसमें दबा दिया। तो इस तरह से उसने जो है ये पैसे इकट्ठे किए। इसके और पार्ट में जो है आपका आंसर, वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से क्यों नाराज था, क्यों जो है उससे दुखी था। तो यहाँ पे लेंचो जो है वो क्या करता था, यहाँ पे मैं जो इंग्लिश में लिख चुका हूँ इसको समझा देता हूँ। लेंचो डाकघर के कर्मचारियों से नाराज था क्योंकि उसने भगवान से जब 100 पॉज जब मांगे थे उसके बजाय जो है उसने 70 पेसोस दिए थे, ठीक है ना। और उसने सोचा कि बचा हुआ जो पैसा था वो पैसा डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिया है। उसका यही मानना जो है वो यही मानता था, और साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि भगवान कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ये चीज़ इसको जो है हम कह सकते हैं कि लेंचो इसी वजह से नाराज था। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें व्हाट लेसन डिड कीजा गौतमी लर्न इन द एंड। तो कीजा गौतमी ने आखिर में क्या सबक सीखा। तो अंत में कीजा गौतमी जो है सभी भ्रमों से मुक्त हो गई और उन्होंने सीखा कि मृत्यु सभी के लिए जो है सामान्य और कोई भी मरने से नहीं बच सकता, ठीक है ना। तो कीजा गौतमी ने क्या सीखा कि मृत्यु सभी के लिए सामान्य कॉमन है और कोई भी मरने से नहीं बच सकता। और साथ ही साथ उसने ये जो है उसने ये स्वीकारा कि ये जो है आपका ये सार्वभौमिक सत्य है। इस सत्य को उसने महसूस किया और सभी लोग जो है मृत्यु में देर सवेर जो है उनकी मृत्यु होती है। सभी लोगों की देर सवेर जो है मृत्यु होती है। डेथ जो है, मृत्यु किसी को नहीं बख्शती और उसका विलाप और शोक उसके मरे हुए बेटे को जीवित नहीं कर सकता, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है उसका विलाप जो है उसके मरे हुए बच्चे को जीवित नहीं कर सकता। ऐसा कोई परिवार नहीं था
जिसमें कोई बेटा बेटी माता पिता कभी ना मरे हों। लोग अपने मरे हुओं के लिए रोते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग जो है शोक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने स्वच्छ जो है सत्य को स्वीकारा है। तो ये चीज़ें जो है इस पूरे लाइन में हमने समझाई है। आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा सुन लेना इस वीडियो को, आपको और समझ में आ जाएगा। हाउ डिड मंडेलास आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज हिज एज एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मंडेला का स्वतंत्रता का विचार उम्र और अनुभव के साथ कैसे बदल गया। तो जो है मंडेला जो है आज़ादी का असली मतलब जो है उस उन्होंने जो अपने एज और एक्सपीरियंस के साथ में ही समझा। ठीक है। और जो है एज यंग बॉय ही थॉट दैट ही वॉज born फ्री एंड बिलीव दैट एज लॉन्ग एज he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was freely in every possible manner. As he grew older, freedom to raise a family एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवहुड एंड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स। उसने जो है अपने थॉट्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वाज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। वो अपने बचपन में उसने रियलाइज किया कि वो अपने बचपन में क्या था, जो है सेल्फिश हो गया था। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट ही वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, he was not just his freedom that was being cultivated, but the freedom of all blacks. It was the freedom from fear and prejudice. Age and experience widened his perspective of freedom. और एज जो है और उसका एक्सपीरियंस जो है उसको क्या बताता है कि जो उसका अनुभव और उसका उम्र ही स्वतंत्रता के दृष्टिकोण को विस्तृत रूप से जो है उसको जानकारी देता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है मेंशन फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। कुछ जो है आप बातें बता सकते हैं कि चिड़ियाघर में एक बाघ और जंगल में एक बाघ के बीच में क्या अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने उसके बारे में बता दिया, बहुत ही सिंपल है। द टाइगर इज द किंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है। ही इज born free, he it roams about the forest and roaring regularly। जो है वो हमेशा जो है नियमित रूप से जो है जंगल में गरजता हुआ घूमता रहता है। इट एंजॉयज द सुपरमेसी एज ऑल एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ इट। तो वह अपने जो है वर्चस्व का आनंद लेता है, क्योंकि जो है सभी जानवर उससे डरते हैं। इट इज दस वाइल्ड रॉयल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है जो वाइल्डली यानी जंगलीपन जो है वो एक कह सकते हैं रॉयल मतलब शाही। ठीक है, कि जंगलीपन एक शाही अनुभव जैसा उसको लगता है। इन द जू इसका जस्ट अपोजिट है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद और पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डोंट कॉपी लाइन्स इन द गिवन क्वेश्चन पेपर। तो आपको कोई भी अपनी एक पोएम याद कर लेनी है जिसको आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको लिखना होगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखनी है, फायर एंड आइस का लिखना है, या द ट्री का लिखना है, या फिर एनिमल का लिखना है। तो आपको सारे सेंट्रल आइडिया हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा फायर एंड आइस का, जो मैंने इनको अलग से स्पेशल वीडियो बना करके आपको बताया हुआ है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर द ट्रीज का, इसका भी स्पेशल वीडियो बना करके आपको बताया हुआ है। इसके बाद जो है एनिमल्स का, इसका भी स्पेशल वीडियो बना करके आपको बताया हुआ है सेंट्रल आइडियाज का। इसके बाद जो नवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर टिकी। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि ट्रिकी जो है उसको सही करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या यत्न जतन किए, ये आपको बताना है। तो आप जानते ही हो डॉक्टर डिड नॉट गिव ट्रिकी एनी मेडिसिन। जो डॉक्टर ने कोई भी उसको जो है एनी मेडिसिन नहीं दिया, कोई एक्स्ट्रा जो नरिशमेंट जो है नहीं दिया गया, जो पंफेरी ने उसको भेजे थे डॉक्टर को। ही डिड नॉट गिव हिम एनी फूड फॉर 2 days। और जो है उसने जो है कुछ 2 दिनों तक तो उसको खाना भी नहीं दिया, केवल प्लेंटी ऑफ वाटर यानी पानी ही पीने को दिया। एट द एंड ऑफ द 3rd डे ट्रिकी स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग। और जो अपने आसपास के जो कुत्ते थे उनके साथ में जो है उसको तीसरे दिन आनंद आने लगा। ऑन द 4th डे व्हेन अदर डॉग्स फिनिश ईटिंग द लाइक 1-2 बाउल्स। तो यहाँ पर जो है अगले दिन जो है वो अदर डॉग्स की तरह ही जो है उसने 1 और 2 बॉल्स जो है खाना खा लिया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस स्टार्ट्स। और उसके बाद से जो है उसके सही होने का प्रोग्रेस चालू हो गया। ही वाज गिवन नॉर्मल फूड। और जो है उसको नॉर्मल फूड दिया जाता था जो दूसरे कुत्तों को दिया जाता था। ही इंजॉयज ईटिंग देम। और जो दूसरे कुत्ते खा करके जो मजे लेते थे उसी तरह से उसको भी मजा जो है आने लगा था। और दस हैरियोट डिड नॉट गिव ट्रिकी एनी एक्स्ट्रा नरिशमेंट सच एज एग्स वाइन्स एंड ब्रांडी एक्सेट्रा। ये सब कुछ नहीं देता था जो डॉक्टर हैरियोट था। बट ही गिव्स द ट्रिकी मोर एक्सरसाइजेज
हिज नॉर्मल फूड एज अदर डॉग्स ईट। और वो दूसरे कुत्तों की तरह जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस करवाता था वो टिकी से करवाया, साथ ही साथ नॉर्मल कुत्तों को, जो दूसरे कुत्तों को जो खाना देता था नॉर्मल यानी साधारण खाना, वही जो है टिकी को दिया। तो इस तरह से जो है उसको क्योर किया गया। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डिड गिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। तो गिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, सभी को पता है। ही कैरिड ऑन experiments for years to prove that human body could become invisible। तो उसने बहुत सालों से जो है एक्सपेरिमेंट करना चालू रखा कि मानव शरीर जो है कभी ना कभी अदृश्य हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रूव करना चाहता था। यहाँ पर लिखा है ना कि दो, यहाँ पे प्रूव, क्या प्रूव करना चाहता था कि मानव शरीर जो है जो है कभी भी इनविजिबल हो सकता है। अब इसमें कुड ही डू दैट, क्या उसने ऐसा किया? तो यस, ही कुड डू दैट बाई सेल आउट सर्टेन रेयर ड्रग्स। उसने जो है कुछ विचित्र तरह के, या फिर कह सकते हैं कुछ जो है अलग तरह के जो है ड्रग्स जो है क्या लिए, खा लिए, निगल लिए। ग्रिफिन ने जो है कुछ दुर्लभ दवाओं को जो है निगल लिया और वह एक अदृश्य इनविजिबल पर्सन बन गया। ठीक है, और इसके बाद में जो है उसने अपने कपड़े उतार दिए और वो अदृश्य हो गया। ठीक है, अदृश्य हो गया और बिना देखे ही चला गया। ठीक है, और इसके अलावा जो है ही बिगेन टू वांडर अबाउट द स्ट्रीट ऑफ लंदन। और जो है वो लंदन की सड़कों पर बिना कपड़ों के ही घूमने लगा, विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। और बिना कपड़ों के, बिना पैसों के और बिल्कुल अदृश्य रूप से जो है लंदन की सड़कों पे घूमने लगा। तो हम जो है इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 60 वर्डों में जो देना है, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अगर क्या होता अगर माटिल्डा जो है अपना नेकलेस, यानी कि वो अपना जो है नेकलेस नहीं खोती, तो क्या होता? मटिल्डा अगर अपना हार नहीं खोया होता तो क्या होता? तो यहाँ पर अगर लोजेल हैड नोट लॉस्ट नेकलेस इन द नेकलेस, अगर लोजेल ने जो है नेकलेस कहानी में अपना नेकलेस नहीं खोया था, सी वुड हैव कंटिन्यूड टू थिंक ऑफ हर सेल्फ एज ए विक्टिम ऑफ फेट। जो है अपने आप को जो है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचती, यानी कि वो अपने आप को क्या नहीं सोचती कि वो अपने आप को जो है एक जो है भाग्य की शिकार महिला के रूप में नहीं सोचती। एंड हेरोइज्म एलिक्टेड from her character by the need to pay the replacement necklace would never have developed। और जो उसका जो हार खोया था, जो उसके भुगतान के लिए जो उसको करना पड़ा, वो सब उसको नहीं करना पड़ता, ये सिचुएशन डेवलप नहीं होती। इट इज लूजिंग द नेकलेस विच प्रॉम्प्ट्स हर चेंज इन हर कैरेक्टर। और वो जो हार खोया उसी ने मजबूर किया उसको अपने व्यक्तित्व को बदलने में। एंड अलाउज हर टू फील प्राउड एंड ग्लेड। अगर वो नेकलेस जो है नहीं खोता तो जो है उसका कैरेक्टर नहीं चेंज होता, और वो जो है फील करती प्राउड और ग्लेड रेदर देन ऑब्जेस्ड विद लग्जरी, वेल्थ एंड स्टेटस। इसके बाद आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे जो आपसे पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और आपको घुमाया गया है। सब आपके सारे क्वेश्चन सारे मॉडल पेपर्स में आपको घुमाया गया है अच्छी तरीके से, तो इस बार अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, अन्यथा घूम जाओगे आप एग्जाम में भी। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं बड़े ध्यान से समझ लेना। सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि मान लीजिए कि आप भोली हैं और आप अब शिक्षक हैं, अपने परिवार, अपने बचपन और अपने वर्तमान जीवन के बारे में लिखें, बस ये पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ़ भोली बिकम ए टीचर, यदि भोली एक शिक्षक बन जाती है तो भोली अपने शिक्षक के सभी गुण को स्थापित कर लेगी। मैं यहाँ पे इसको आपको बताता जा रहा हूँ पैराग्राफ वाइज, पहले पैराग्राफ को जो यहाँ तक बता रहा हूँ मैं, तो स्थापित कर लेगी ताकि छात्रों की जो है सामाजिक भेद भावना को वो दूर करने में मदद मिल सके। उसके बाद में भोली एज ए टीचर विल वर्क ऑन हर स्टूडेंट्स टू मोटिवेट एंड एनकरेज द स्टूडेंट्स। और जो भोली है, अगर वो एक शिक्षक के रूप में भोली जो है अपने छात्रों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का जो है काम करेगी। पहला ये लाइन खत्म हो गई। इसके बाद इन माई फैमिली, अब जो है इसकी फैमिली के बारे में, अबाउट द फैमिली, चाइल्डहुड और प्रेजेंट लाइफ के बारे में, तो फैमिली के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो है देखो, भोली इन माई फैमिली
इन माई फैमिली माई फादर रामलाल वाज नंबरदार, मेरे पिताजी नंबरदार थे। रामलाल नाम था, मतलब मेरे पिताजी रामलाल एक नंबर थे। माई फादर हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, मेरे पिताजी के तीन जो है क्या थी, माई फादर हैड 3 सन्स, 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आई वॉज यंगेस्ट ऑफ ऑल, और मैं सबसे छोटी थी। माई फादर वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट मी, और मेरे पिताजी जो है हमेशा मेरे लिए चिंतित रहते थे। इसके बाद जो हम लिख सकते हैं, इट इज सीम्ड इम्पॉसिबल फॉर माई फादर टू मेरी मी एज आई हैव अगली फेस एंड डम्ड माइंड, और मेरे पिताजी को यह एहसास होता था कि मेरा शादी करना मुश्किल है, या मेरा शादी हो पाना मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो है चेहरा वो खराब था, साथ ही साथ जो है मेरा दिमाग भी खराब था। इसके बाद में दिमाग खराब का मतलब उसको चोट लग के खराब हुआ था, वैसे दिमाग खराब नहीं था। माई चाइल्डहुड एंड पर्सनल लाइफ वाज सिंपल, मेरा जो है बचपन और मेरी मतलब अपनी निजी ज़िंदगी जो है सिंपल थी बट सेंसिटिव थी, मतलब कि जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्या थी, सेंसिटिव थी। इसके बाद में सेंसिटिव थी। अनफॉर्चुनेटली आई सफर्ड फ्रॉम ए हेड इंजरी एंड स्मॉल पॉक्स इन माई चाइल्डहुड, और दुर्भाग्यवश जो है बचपन में मुझे जो है मेरे सिर पे चोट लग गया, और मैं स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता से ग्रसित हो गई। आई कुड नॉट स्पीक इट टिल आई वॉज 5, और मैं बोल नहीं सकती थी जब तक मैं 5 साल की नहीं हुई। द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक हैड परमानेंटली डिसफिगर्ड माई होल बॉडी एंड लिविंग ब्लैक पॉक मार्क्स, और जो स्मॉल पॉक्स हुआ था उसकी अटैक की वजह से जो है मेरी पूरी बॉडी जो है ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसने जो है ब्लैक पॉक्स के मार्क्स जो है छोड़ दिए थे। अपार्ट ऑफ दिस वन डे माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी मी टू ए लैम ओल्ड मैन हु वाज ए विडोवर बट वॉज रिच एंड हैड नॉट डिमांडेड डाउरी, और अचानक एक दिन जो है अपार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा एक दिन जो है मेरे माता पिता ने जो है मेरी शादी जो है एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति जो कि विधुर था, मतलब जिसकी पत्नी मर जाती है उसको बोलते हैं विधुर, तो उसको विडोवर बोलते हैं, ठीक है, विडो भी बोलते हैं विडोवर बोलते हैं। तो जो है हम मेरी शादी जो है एक विदुर बूढ़े आदमी से फिक्स कर दी, जो कि रिच था और जिसने जो है दहेज की मांग नहीं की थी। ऑन द वेडिंग डे, और जिस दिन शादी थी, द ब्राइड ग्रूम अराइव्ड विद द ग्रेट पॉप एंड शो विच फुलफिल्ड माई फादर विद जॉय, और जिस दिन शादी थी उस दिन जो है ग्रूम दूल्हा जो है अपने बैंड बाजा बारात के साथ आया, जिसको देख करके मेरे पिताजी जो है प्रसन्न हो चुके या हो उठे। द ग्रूम बिशंबर, उसका नाम क्या था, बिशंबर नाथ, डिस्कवर्ड दैट आई हैड पोक मार्क्स एंड डिमांडेड डाउरी, और जो है उससे पहले तो बिशंबर ने देखा नहीं था, लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन उसने उसको देखा, और उसको देखा कि उसके जो चेहरे पर है, मेरे चेहरे पर जो है काले मार्क्स या दाग धब्बे हैं, और उसने जो है इसके वजह से जो है मेरे से रिटर्न में मैरिज करने के बदले में जो उसने दहेज की मांग कर ली। और आई कुड नॉट बियर ऑल ऑफ दिस, और मैंने इन सब चीज़ों को सहन नहीं किया, और रिफ्यूज़ मेरी ए ग्रीडी मैन ओल्ड मैन, और मैंने जब इन चीज़ों को सहन नहीं किया और मैंने एक लालची बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मना कर दिया। माई पेरेंट्स, अब हमारे पेरेंट्स के बारे में हम बताएंगे, पर्सनल लाइफ की बात भी बताएंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या हुआ है, योर पर्सनल लाइफ, एक लाइन और 2 लाइन लिख देनी है। माई पेरेंट्स लाइफ इज नाउ एज आई ड्रीम्ड, माई पेरेंट्स नहीं होगा यहाँ पे, माई पर्सनल हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैंने लिखा है तो मिस्टेक हो गया, इसीलिए सही कर रहा हूँ। यहाँ पे माई पर्सनल, ठीक है, माई पर्सनल लाइफ इज नाउ एज आई ड्रीम्ड, मेरी जो कह सकते हैं कि मेरा जो माई प्रेजेंट लाइफ इज नाउ एज ड्रीम्ड, आप लिख सकते हो माई प्रेजेंट पर्सनल लाइफ, माई प्रेजेंट माई प्रेजेंट पर्सनल लाइफ इज नाउ एज आई ड्रीम्ड, चाहे तो आप ये पूरा वर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन अगर पर्सनल प्रेजेंट कर देते हो क्वेश्चन में दिया गया तो ठीक ही है, अदरवाइज इसमें भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप ये पूरा लिख देते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ लिखी गई है आप लिख सकते हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। माई प्रेजेंट लाइफ इज नाउ एज आई ड्रीम्ड, जो मेरा वर्तमान जीवन है अब वैसा था जैसा मैंने सपना देखा था। आई स्टैंड अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस, और मैं जो है सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई, और दैट वाज अप्रिसिएटेड बाय माय पेरेंट्स, और ये जो है मेरे माता पिता के द्वारा जो है क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया, ठीक है, अप्रिसिएट किया गया। और इट इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, और यह जो है अब मेरे को खुद को एक्सप्लोर करने का एक समय था।
तो इस तरह से हम अपने लाइनों को पिरो सकते हैं। और साथ ही साथ आप साइंस के नोट्स डाउनलोड कर लेना। साइंस की जो प्लेलिस्ट है ना, साइंस के नोट्स की, इसके सारे पीडीएफ मैंने दे दिए हैं। 16 चैप्टर आपको मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी वर्जन में। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपके काम का है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपके काम का है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, सारे पीडीएफ फॉर्म में है, 1 से 16 चैप्टर तक, और सारा निचोड़ उस साइंस के नोट्स में मिल जाएगा आपको। उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। बाकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें यार, शेयर आप जरूर करें। शेयर बहुत ज़रूरी है आपका करना, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये सारे सॉल्यूशंस पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।